हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। हमारा जो मॉड्यूल चल रहा है वो है कोरोजन। कोरोजन साइंस बोल सकते हो या कोरोजन बोल सकते हो। और इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही है इस समय। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि यार कोरोजन किस तरह से होता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि यार कोरोजन के किस तरह से टाइप्स होते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले कि एग्जैक्टली कोरोजन का मैकेनिज्म जो है वो कैसे होने वाला है। जो मैकेनिज्म है वो वेट कोरोजन के अंदर हम बात करने वाले हैं। अच्छा, वेट कोरोजन क्या होता है? जहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एक्वस सॉल्यूशन इन्वॉल्व हो जाता है, जहां पर लिक्विड की बात आती है। और उसके अंदर भी हम दो टाइप पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म के अंदर। तो जो कोरोजन की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो आप ये समझिए कि यार एक ऐसा माहौल आपको बताया जा रहा है जहां पर कहीं ना कहीं या तो एनवायरमेंट की बात हो रही है, सराउंडिंग की बात हो रही है। जो मेटल है ना, वो कहीं ना कहीं एसिड के कॉन्टेक्ट में आ रहा है। और इसकी वजह से होगा क्या? जनरल साइंस जो आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में कि यार जब भी कोई मेटल किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो जनरली वो जो हाइड्रोजन उसको रिलीज करता है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो कि जहां पर जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो जाता है, वो बाहर चला जाता है। तो एक पहला जो हमारा मैकेनिज्म होगा वो हमारा यही होने वाला है कि एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जो सेकंड टाइप आ रहा है, जो सेकंड कंटेंट आ रहा है, वो उसके अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि यार एग्जैक्टली जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से एब्जॉर्ब की जा रही है। तो यहां पर दो मैकेनिज्म हमें यहां पर समझना है। पहला, जो हाइड्रोजन हमारा रिलीज हो रहा है, दूसरा ऑक्सीजन जो हमारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ये दोनों ही मैकेनिज्म आपको यहाँ पे सीखना है। बड़ा इंटरेस्टिंग वे में हम लेने वाले हैं कंसेप्ट को, मजा आएगा एकदम। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले कि एग्जैक्टली जो हाइड्रोजन जब वो रिलीज हो रहा है तो किस बेसिस पर रिलीज होगा। जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो उसका कंडीशन ही वही है कि उसके लिए एनवायरमेंट जो है या सराउंडिंग जो है दैट शुड बी एसिडिक। क्योंकि जब भी कोई मेटल है, जैसे कि मान लो कि कोई इंडस्ट्रियल अगर आप विजिट करते हो और वहां पर देखेंगे कि यार बहुत बड़ी जो फैक्ट्री है उसके जो आउटर जो पाइप लगी हुई है जहां से कचरा वचरा सब बाहर जा रहा है, वो जो है कि ज्यादातर रस्ट लगा होता है उसके अंदर, आपने देखा होगा या आपने ऑब्जर्व किया होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी उसमें से निकल रहा है या जो एटमॉस्फेयर का जो सिचुएशन है वो ज्यादातर एसिडिक होता है, जिसकी वजह से रस्ट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कोरोजन के लिए एक कंडीशन तो ये होता है कि यार मेटल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में किसके आ रहा है, एसिड के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, जिसकी वजह से जनरल रिएक्शन होंगे और उसके बाद जो है कि वहां पर रस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो ये कंडीशन आज हम डिस्कस करने वाले सबसे पहले पॉइंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप्स यहाँ पर होने वाला है कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, दैट इज वेट कोरोजन। वेट कोरोजन क्या था, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, जिसको हम वेट कोरोजन भी बोल रहे हैं। अब इसके मैकेनिज्म में यहाँ पर दो पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, जो पहले पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले वो है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप। मतलब कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इस टाइप के मैकेनिज्म को हम बात करने वाले हैं। और इसमें क्या बोलना है आपको, यही जो मैंने आपको डिस्कस किया अभी अभी, कि भाई जब भी आप इस तरह के मैकेनिज्म की बात करते हो तो मतलब आपका ये कंडीशन है कि मेटल जो है कहीं ना कहीं एसिड के कांटेक्ट में आया हुआ है। तो मतलब कि कोरोजन बाय दिस मैकेनिज्म अकर्स यूजुअली इफ एनवायरमेंट या सराउंडिंग टू द मेटल इज एसिडिक। मतलब कि भाई जो मेटल है वो कहीं ना कहीं आपका एसिड के कांटेक्ट में आया हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आया ही आया होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पाइपलाइन मेड फ्रॉम आयरन मेटल। अभी आयरन मेटल जो लोहे की पाइप होती है, बहुत बार आपने देखा इंडस्ट्री में, दैट गेट्स कोरोडेड। वो क्या होती है बच्चा, जंग लग जाता है, खराब हो जाता है, पपड़ी निकलने लगती है। क्यों ऐसा हो रहा है? उसका रीजन है कि भाई जो इफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल और सोल्यूशन ऑफ अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड थ्रू देम। मतलब कि अगर आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से कि भाई अगर कोई पाइप है, इंडस्ट्री से बहुत सारे केमिकल्स जा रहे हैं, और ये जो पाइप है बच्चा वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो केमिकल्स निकल रहे हैं, ये केमिकल्स जो होंगे कहीं ना कहीं बच्चा एसिडिक नेचर दे रहे हैं। ये एसिडिक नेचर के हैं, बिकॉज ऑफ दैट अंदर से भी, और जब ये केमिकल बाहर गिरता होगा तो ऑब्वियस है कि एटमॉस्फेयर में भी एसिडिक नेचर है, तो बाहर से भी हवा के थ्रू ये भी आउटर मोस्ट जो रहेगा इसका, वो भी क्या होगा बच्चा, आपका कोरोड होने लगेगा या उस पर जंग लगने लगेगी, पपड़ी निकलने लगती है। तो ये चीज आपको समझनी है कि जब भी एसिडिक कंडीशन आएगा तो एक कोरोजन का एक पॉइंट जो आपका वेट कोरोजन जो होता है उसके अंदर एसिडिक वाला जो होता है या फिर उसके अंदर जो हाइड्रोजन रिलीज वाला जो होता है वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है बच्चा, जो कोरोजन है वो आपका यहाँ पर देखने के लिए मिलता है एसिडिक की वजह से। जरा आगे डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यार ये फॉलोइंग रिएक्शन को फॉलो करता है। जैसे कि अब जो एनोड है, अब एनोड जो है बच्चा, एनोड पर क्या होगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर फ्लो हो रहा है, और कहाँ जाएगा, वो कैथोड की तरफ जाएगा। सर बहुत से बच्चे लोग को ये फील आएगा सर ये तो गैल्वेनिक वाला फीलिंग दे रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, एग्जाम्पल्स में आप आगे अगले लेक्चर में देखेंगे कि गैल्वेनिक के एग्जाम्पल्स आप देखेंगे। सर इसमें क्या हो रहा है, तो बहुत ध्यान से देखना, जो कि आपने क्लास 12th में भी सीखा होगा, गैल्वेनिक सेल, जहां पर कुछ इस तरह से बातें की जा रही थी
कि एक आपके पास कंटेनर होता है या बीकर होता है और दूसरा कंटेनर होता है इस तरह से, और दोनों को आप क्या करते हो इस तरह से, एक रॉड है जो इसके अंदर डिप कर देते हो इसके सोल्यूशन में। जैसे आप इस रॉड को डिप करते हो, यहाँ पर भी एक रॉड है जो डिप किया जाता है उसके सोल्यूशन में। अब ये जो रॉड है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, टूटता है, डिजोल्व होता है इसके अंदर, और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और इनको हम ऑलरेडी एक सेल के थ्रू क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम कनेक्ट करके रखते हैं, मतलब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा हो रहा है, जब ये एक्सेस अमाउंट में आने लगता है, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करता है। इस पोर्शन को बोलते हैं एनोड। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके जमा हो रहा है, ये जो पोर्शन है ये कैथोड है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है कि भाई एनोड से कैथोड की तरफ क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। और यही चीज आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि भाई एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, क्या होने वाला है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर होने वाला है। अब जब इसके थ्रू हम बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन कैसे रिलीज हो रहा है वो भी जरा देख लेते हैं। तो जनरली आपको पता है कि जो आयरन होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। आयरन क्या करेगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब ये कैसा रिएक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये जो Fe2+ है, ये तो Fe2+ बन गया, लेकिन इसके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, जो हवा में जो H+ मौजूद है, जो हवा में H+ मौजूद है, उस वो दो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएंगे, H2 बन जाएंगे। और इस तरह से हाइड्रोजन क्या होता है बच्चा, आपका रिलीज होता है। तो दिस इज द होल आइडिया कि किस तरह से Fe अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, उसको यूटिलाइज करता है कोई और, जो कि बाद में H2 रिलीज करता है। इसीलिए जो मैकेनिज्म है उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो मेटल है वो पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, और खुद क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। मतलब वहां पे कोरोजन का पॉइंट स्टार्ट हो चुका है। और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो हवा में H+ मौजूद है, या फिर जो सराउंडिंग में H+ मौजूद है, या जो सोल्यूशन में जो H+ मौजूद है, वो जो है कि कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और वो जो है बच्चा हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो इस प्रोसेस में जो आयरन है वो आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे कोरोड हो रहा है। तो ये चीजें हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको। बल्क ऑफ द मेटल फ्रॉम द अबव रिएक्शन, जो पीछे रिएक्शन हमने देखा अभी कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहा है। अगर मैं उस कंडीशन को बोलते हैं मेन पॉइंट में रखूं, तब हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि भाई फ्रॉम द अबव रिएक्शन वी कैन से दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो बताए वही है, एनोड टू कैथोड हो रहा है। हमें ऊपर के रिएक्शन से क्या पता चला कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हो रहा है, सर एनोड टू कैथोड किया जा रहा है, सही बात है। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय कैथोडिक रिएक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन ले रहा है, ये कैथोड ले रहा है, उन रिएक्शन, उन इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है, कैथोड ले रहा है। एंड एट कैथोड H+ आयन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि उसको लेने के बाद H2 गैस रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, H2 गैस रिलीज करेंगे। ठीक है, एंड द ओवरऑल मैकेनिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस वे। तो कुछ ऐसा हो गया कि ये Fe है और ये H+ है। अब आप ये समझिए कि अंदर अंदर कैसे यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। तो प्रोसेस कुछ ऐसा चल रहा होगा जो हमने पीछे देखा अभी कि सर ये Fe2+ ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, और यहाँ पर जो H+ है इसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, दो इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए दो से मल्टीप्लाई किया, और ये बन जाएगा आपका जनरल Fe। अगर इनको सॉरी, ये बन जाएगा आपका जनरल H2। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मैं इसी कंक्लूजन में पहुंचूंगा कि दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब मेरा जो आंसर बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा कि Fe के अंदर 2H+ मैंने ऐड किया, जिसकी वजह से मुझे Fe2+ मिल रहा है, और इस प्रोसेस में H2 जो है कि मेरा बाहर जा रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये डायरेक्ट कहाँ से आया है, वो यहाँ से बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सीखी होंगी, बेसिक है, तो वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया, और इसकी मदद से मुझे ये ओवरऑल जो रिएक्शन है वो दिखाई दे रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है अच्छे से, और कैसे आयरन मेरा आयरन 2+ बन गया, और कैसे मेरा H+ जो आयन था एसिडिक का वो बन चुका है हाइड्रोजन गैस। तो जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो मेरा आयरन नॉर्मल नहीं रहेगा, वो आयन बन जाएगा, मतलब उसके अंदर कोरोजन स्टार्ट हो जाएंगे, वो टूटने लगेगा, वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए हमको मिल रही हैं। चलिए आगे बात करते हैं, डायग्राम के थ्रू जरा समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। डायग्राम के थ्रू जरा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा डायग्राम को जरा छोटा कर लेता हूँ आपके लिए, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग चीज़ें। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा आयरन है। पहली बात ये तो यहाँ पे लिखा है आयरन, मतलब ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ये पूरा आयरन का एरिया है। अब उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि भाई आपको जो आयरन दिख रहा है यहाँ पर, उस आयरन के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है बच्चा आपको, इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिख रहा होगा आपको इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्मॉल कैथोडिक एरिया। कैथोडिक का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इसकी तरफ आएगा। ये एनोडिक लार्ज एरिया है, ये भी आपका क्या है, एनोडिक लार्ज एरिया है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा, एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि भाई ये जो आयरन है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ऐसे समझो। ये आयरन का पूरा रॉड है, ये पूरा आयरन रॉड है,
और यहाँ पर क्या किया है बच्चा इन्होंने, ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर आपका Fe2+ जो है कि कहीं ना कहीं बनने का प्रोसेस चालू हो रहा है, और इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो H+ लेने के बाद H2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, जरा देखो यहाँ पर कैथोड का रिएक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका एसिडिक सोल्यूशन जो आपने एसिड लिया हुआ है। तो अगर आप सोचो कि आयरन के ऊपर आपने एसिड गिरा दिया, ये ऊपर मैं क्या गिरा रहा हूँ बच्चा, एसिड गिरा रहा हूँ, ध्यान रखना जरा, एसिडिक मीडियम, ये ऊपर मैंने एसिडिक मीडियम डाल दिया आयरन के ऊपर। ठीक है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार अगर आयरन के ऊपर, ये आयरन है, अगर आयरन के ऊपर मैंने एसिड गिरा दिया तो इसका मतलब कि अब दो रिएक्शन होंगे, एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड। पहले एनोड का रिएक्शन चालू होगा कि भाई जैसे एसिड गिरा वैसे ही आयरन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू किया। तो इस डायग्राम के अंदर भी आप वही चीज देख सकते हो कि ये पूरा आयरन है और इसके ऊपर क्या किया बच्चा, आपने एसिडिक सोल्यूशन डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट के टर्म में। तो जैसे ये डाला तो एक पर्टिकुलर जगह से आपका क्या होगा बच्चा, आयरन जो है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 2+ बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उस एसिड के अंदर, ये एसिड जो ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, डॉट डॉट वाला ये पूरा पार्ट, ये एसिड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, इस एसिड का H+ ले लेगा। तो भाई ये पूरा H+ है बच्चा, ये पूरा H+ है, तो वो H+ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन गया, H2 बन गया। तो ये पूरा स्टोरी है भाई इसके अंदर, चलेगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सर अंदर जो, ये तो ऊपर वाला पार्ट हो रहा है, अंदर जो दिख रहा है आपको एक एनोडिक लार्ज एरिया दिखाई देगा, पूरा एनोडिक एनोडिक है, और छोटा सा कहीं पर एक जगह पे आपका ये स्मॉल कैथोडिक एरिया है, मतलब जहां पर आपका कैथोड का रिएक्शन हो रहा है। तो ये चीज हमें दिखाई देती है। दिस इज द होल आइडिया अबाउट कि किस तरह से आयरन जो है कि बच्चा रिएक्शन करता है अपने कोरोजन को करने के लिए बेसिकली, तो किस तरह से एसिड के साथ में रिएक्शन करता है। तो ये डायग्राम आपको ये बता रहा है, एक बार देख लो जरा आप अच्छे से डायग्राम, चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके लिए भी सिस्टमेटिक तरीके से कि कैसे हो रहा है। अब हम बात करने वाले, does all metal have tendency to get dissolved in acidic solution with the simultaneous evolution of H2? मतलब इससे हमको ये भी पता चल जा रहा है कि लगभग हर मेटल के पास वो टेंडेंसी है, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेट डिसॉल्व्ड इन द एसिडिक सोल्यूशन, और साथ में जब ये डिसॉल्व होंगे तो क्या रिलीज करेंगे, साथ साथ में ये H2 गैस को रिलीज करेंगे। तो लगभग हर मेटल की कैपेसिटी होती है। कुछ ऐसे नोबल मेटल होंगे जो शायद रिएक्शन ना करे, बट मैक्सिमम मेटल जब भी एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो H2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये जो पहला पॉइंट था बच्चा वेट कोरोजन के अंदर जो मैकेनिज्म हम सीख रहे हैं वो था इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होने वाला है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टाइप ये सेकंड होने वाला है। ठीक है, तो आज हमारी कोशिश होगी कि इसको खत्म किया जाए अच्छे से। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या है जरा वो भी देख लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन की बात अगर हम करेंगे तो जनरली ये उस कंडीशन की बात कर रहा है जहां पर न्यूट्रल सोल्यूशन आपको यूज किया जा रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, बट अगर आप आयरन की बात करें तो कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रल एक्वस सोल्यूशन में डाला गया है। एसिडिक में हमने पहले डाला था, पहला कंडीशन था एसिडिक जिसकी वजह से H2 रिलीज हुआ था। ये न्यूट्रल कंडीशन है, मतलब कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग मतलब जंग लग रहा है आयरन के ऊपर, खराब हो रहा है, कब, जब वो न्यूट्रल एक्वस सोल्यूशन में हम इसको यूज करते हैं। मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो न्यूट्रल नेचर दिखा रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, O2 के प्रेजेंस में इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोरोजन। मतलब ये हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए आयरन मेटल इन सच केसेस इज ऑलवेज अ कोट ऑफ थिन फिल्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। इसलिए ज्यादातर हमें देखने के लिए मिलता है कि यार ये लोहे के ऊपर एक लेयर लग जाती है। आपने देखा होगा ऑलवेज विद अ कोट ऑफ थिन फिल्म। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई जब भी मैं ऐसी बात करता हूँ तो एक कोई अगर भी मेरे पास आयरन है तो अगर उसके ऊपर रस्ट लगा तो उसके ऊपर एक पहले लेयर लग जाती है। ठीक है, पपड़ी जिसको हम बोलते हैं, धीरे 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 वो पपड़ी बड़ी हो जाती है और बाद में फिर खुरचने पे या कोई अगर पतला आपने कुछ ऐसा लिया जिसकी वजह से हम उसको निकाल सकते हैं तो निकलता भी है। ठीक है, तो लोहा धीरे धीरे क्या हो गया बच्चा, वो कोरोड हो रहा है। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है जब आप आयरन को किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डाल रहे हो जो कि न्यूट्रल नेचर दिखा रहा है, बट उसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन होना जरूरी है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपका होना चाहिए, तभी हमें देखने के लिए मिलता है। और ऐसे केस में आपका जो आयरन का ऑक्साइड लेयर है बच्चा वो हमें फॉर्म होता हुआ दिखाया जाता है Fe2O। सिंस द फिल्म इज पोरस इन नेचर, आप जानते हो कि यार पोरस मतलब उसमें स्मॉल स्मॉल होल होते हैं, मतलब और ऑक्सीजन अंदर जा सकता है। तो फिल्म जो है बच्चा, जो लेयर है वो पोरस इन नेचर होती है, इसलिए जो सरफेस जो होता है वो अदर ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है उनके साथ में कांटेक्ट में आएगा। तो बेसिकली द सरफेस ऑफ आयरन एक्सपोज टू एटमोस्फियर एक्ट्स एज एनोड। ठीक है, वाइल द रेस्ट ऑफ सरफेस एक्ट्स एज कैथोड। तो यहां पर दो चीजें हमको मिल गई। जैसे पीछे में डायग्राम में हमने वही देखा था कि भाई ये बड़ा आयरन है, उसका एक पोर्शन हमको क्या दिख रहा है बच्चा, कहीं ना कहीं कैथोड दिख रहा है, और लार्ज पोर्शन हमको क्या दिखाई दे रहा है, एनोड दिखाई दे रहा है। अब यहां पर क्या बोला जरा समझो पहले, यहां पर तो ये दिख रहा है मुझे, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है पीछे, पीछे क्या बोल रहा है, पीछे बोल रहा है कि भाई जो फिल्म पोरस है इसीलिए द सरफेस ऑफ आयरन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज एनोड। जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया वो एनोड हो जाएगा, और जो लार्ज सरफेस रहेगा, जो बचा हुआ सरफेस रहेगा वो कैथोड रहेगा। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा सर कि एसिडिक वाले का उल्टा जा रहा है। एसिडिक वाले में क्या था, एसिडिक वाले में सर जो सरफेस पे
एसिड गिरा था, जिस सरफेस के ऊपर एसिड कांटेक्ट में आया था, वो पोर्शन आपका कैथोड है और बाकी एरिया जो है बच्चा एनोड हो गया। अब ये उल्टा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो सरफेस पे आएगा, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा वो एनोड रहेगा और बाकी बड़ा बड़ा जो सरफेस एरिया रहेगा, बचे हुए जो लोग रहेंगे वो कैथोड बन जाएंगे। तो ये डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, किसके लिए बच्चा, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक रिएक्शन देख लो कि भाई Fe जो है एनोडिक रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो Fe जो है Fe2+ बनेगा, बाई डिफॉल्ट ये ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, ठीक है। एंड एट एनोड आयरन डिसॉल्व्स एज फेरस आयरन, किस रूप में बच्चा, फेरस आयन के रूप में ये करेगा लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऊपर की बात करेगा भाई, आयरन जो है कि आपका डिसॉल्व हो जाएगा, जो आपका एक्वा सोल्यूशन आपने लिया होगा न्यूट्रल वाला, और उसमें वो 2+ आयन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, Fe2+ आयन बन जाएगा। अब ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है उसको जरा समझ लो कि यहाँ पर एक बड़ा सा क्या दिख रहा है बच्चा, आपको आयरन का रॉड दिख रहा है। इस आयरन रॉड में ये लार्ज वाला पोर्शन क्या है, कैथोड, जो मैंने अभी भी बताया, ये क्या है, बड़े बड़े कैथोड दिख रहे हैं मुझे, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। और जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है जो हवा के कांटेक्ट में आ रहा है बच्चा, ये क्या करेगा मेरे लिए, ये एक ऑक्साइड फिल्म जैसा हो गया, एक लेयर लग गया है, देखो यहाँ पे लिखा है ऑक्साइड का फिल्म हो गया, और इसमें कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि ये एनोड का काम करेगा। तो दिस स्मॉल एनोडिक एरिया यहाँ पर दिख रहा है मुझे, जहाँ पर Fe2+ बना रहा है, किसके कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में। क्या पिक्चर क्लियर हो रहा है एकदम, अज्यूम कर पा रहे हैं आप लोग कि हाँ यार ये कैसे हाइड्रोजन वाले से रिलेट कर रहा है या उसका अपोजिट कैसे हुआ। वहां पर जो एसिड के कांटेक्ट में आया भाई वो कैथोडिक था और बाकी जो दोनों थे एनोडिक थे, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि भाई जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है वो हमारा मेन एनोडिक हो गया और बाकी दोनों क्या हो गया, कैथोडिक हो गया। और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा, Fe2+ बन जाएगा, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। तो ये चीज आपके दिमाग में एकदम बैठनी चाहिए, कोई दिक्कत है, बाकी रिएक्शन तो सिंपल है। एक्वस न्यूट्रल सोल्यूशन, आप इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, यहाँ पे आपका धीरे धीरे रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, देखो किस तरह से लेयर जो बनेगा, ठीक है। हो क्या रहा है बेसिकली इसके अंदर, तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज होगा, ऑक्सीजन जो रहेगा वो यूज करेगा, पानी के साथ में OH बना देगा, यही सेम चीज यहाँ पर OH बनाएगा, और यही OH का लेयर जो है कि बच्चा इस लोहे के ऊपर लगेगा, जिसकी वजह से रस्ट लगता है, जो जंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। तो डायग्राम देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से आप एग्जाम में ड्रॉ करो 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन में। फिर अब हम बात करने वाले थोड़ा सा कि भाई एग्जैक्टली और इसके अंदर क्या हो रहा है, तो कैथोडिक रिएक्शन में क्या पाया जा रहा है। तो कैथोडिक रिएक्शन, भाई एनोडिक रिएक्शन तो एकदम सिंपल था, एनोडिक के अंदर कुछ नहीं था भाई, Fe ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, Fe2+ बन गया। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर क्या था बच्चा, एनोडिक रिएक्शन में Fe ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया 2+ और ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये एनोडिक रिएक्शन था। कैथोडिक में क्या बोलना होगा कि किस तरह से ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, पानी के साथ में मतलब बोल सकते हो, अलॉन्ग विद वाटर, और कैसे वो 2OH- बनाएगा। तो यहाँ पर समझना कि द लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम आयरन मेटल, जो लिबरेटेड मतलब जो बाहर निकला इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑब्वियस है एनोड से निकला हुआ है, और कहाँ जाएगा, वो कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस तो वही होने वाला है कि एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन दिखाएगा, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरस्टेटेड बाय द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। यस, इलेक्ट्रॉन जो है बच्चा डिसॉल्व ऑक्सीजन ने क्या क्या एक्सेप्ट कर लिया, कैसे, जो O2 होगा पानी के अंदर मिला हुआ है समझो, ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या उस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या क्या बच्चा एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि सर ये 2 और ये 2 कॉमन ले लो, अगर आप देखेंगे तो इसको कट कट कर दो, तो ये एक O यहाँ पर, एक O यहाँ पर, 2O और ये 2H, जब ये मिलेंगे तो बन जाएगा 2OH-, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये माइनस बन जाएगा, तो 2OH- जो बच्चा आपका रिडक्शन दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, रिडक्शन दिखा रहा है। एंड Fe2+ आयन एंड OH- आयन जब डिफ्यूज होते हैं, जब आपस में मिलते हैं, when they meet basically FeOH twice जैसी चीजें बनती हुई नजर आती हैं। थोड़ा सा और आगे मॉडिफिकेशन देखेंगे हम इसका, ठीक है। इज प्रेसिपिटेटेड एज Fe2+ एंड 2OH-, तो ये FeOH ट्वाइस का प्रेसिपिटेट बन जाता है, जो कि नीचे जाके बैठ जाएगा, देखो यहाँ पर एरो नीचे मतलब प्रेसिपिटेट बन चुका है। कोई दिक्कत, कोई डाउट। तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ O2 सप्लाई ऑन कोरोजन प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई किस तरह से O2 ने कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब अब O2 का इफेक्ट देख रहे हैं, ध्यान देना कि मतलब O2 ज्यादा होगा तो क्या होगा, O2 कम होगा तो क्या होगा, हम ये देखने वाले हैं। तो मान लो कि पहला कंडीशन है कि भाई इफ इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, अगर हमने इनफ सप्लाई दे दिया O2 का, ठीक है, तब क्या होगा, तब सर FeOH जो ट्वाइस है वो दैट रेडली गेट्स ऑक्सीडाइज टू FeOH थ्राइस। क्या ये बात समझ में आ रही, मतलब कि जो FeOH ट्वाइस है वो FeOH थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप O2 सप्लाई करेंगे, इनफ O2 सप्लाई करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट में, एक्सेस नहीं बोल रहा हूं, इनफ आपने किया हुआ है। तो मतलब कि FeOH ट्वाइस के अंदर जब O2 मिलाएंगे तो पानी के प्रेजेंस में बेसिकली पानी के अलॉन्ग विद ये बन जाएगा FeOH थ्राइस। येलो रस्ट इसको बोलते हैं, दे आर नोन एज येलो रस्ट, ठीक है। येलो रस्ट यहाँ पर इसको बोलेंगे कि ऐसे केसेस में लोहे के ऊपर एक रस्ट लग जाता है, द कॉमन सब्सटेंस, द सब्सटेंस कॉमनली नोन एज येलो रस्ट जो लगता है, एंड इट इज एक्चुअली करस्पॉन्ड टू दिस के Fe2O3H2O या फिर FeO। इस तरह से मत लिखना FeOH थ्राइस, FeOH थ्राइस के रूप में नहीं होता, बल्कि वो इस तरह से
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, देख लो ये दोनों चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। येलो रस्ट ऐसा होता है। एंड इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, अगर मैंने ऑक्सीजन का सप्लाई बच्चा लिमिटेड रखता है कि भाई कम करता हूँ, ज्यादा नहीं है, लिमिटेड रखता हूँ, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड में बी फेरसो फेरिक हाइड्रोक्साइड, तब ये ऐसा नेचर दिखाता है जो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि इफ ऑक्सीजन सप्लाई इज इंक्रीज, तब ये ऐसा बनाएगा बच्चा, फेरसो फेरिक हाइड्रोक्साइड दिखाएगा। और लास्ट कंसेप्ट है आपके लिए कि इफ ऑक्सीजन सप्लाई इज इंक्रीज, अगर हमने ज्यादा ले लिया, अगर हमने O2 को ज्यादा ले लिया, इफ द ऑक्सीजन सप्लाई इज इंक्रीज्ड, द कैथोडिक रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड फॉर्मिंग मोर नंबर ऑफ OH आयन, तब कैथोडिक रिएक्शन हमारा क्या होगा बच्चा, इन्फ्लुएंस होगा और वो ज्यादा OH बनाएगा। एंड सब्सिक्वेंटली एनोडिक रिएक्शन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस, जो एनोडिक रिएक्शन है वो भी आपका प्रभावित होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा और एलिमिनेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कोरोजन, जिसकी वजह से कोरोजन ज्यादा होगा। तो आपको एकदम सिंपल चीज समझनी है, O2 की मात्रा बढ़ गई तो कोरोजन का अमाउंट बढ़ने वाला है, लॉजिक एकदम सिंपल सा है। अब समझ रहे हैं कि अगर O2 हमारा बढ़ जाएगा, आप समझो इस तरह से कि अगर हमारा O2 बढ़ेगा बच्चा, अगर हमारा O2 बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट आप क्या बोलेंगे कि सर हमारा जो अमाउंट ऑफ कोरोजन है वो भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। अगर वो लिमिटेड रहेगा, कम रखेंगे, तब यहां पर बच्चा एक कन्वर्जन होता है जिसको बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का कन्वर्जन हो जाएगा। अगर सर वो इनफ रहेगा तब येलो रस्ट बनाएगा, जिसका फॉर्मूला आप ये देख सकते हैं Fe2O3H2 या फिर FeOH के रूप में भी हम इसको देखते हैं। ये अलग है बट इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। आया समझ में? तो दिस इज द होल स्टोरी। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो बच्चे इस चैनल पे नए नए आए हैं और उनको लग रहा है कि सर अभी तो मैं इंजीनियरिंग जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पर बच्चा बड़े ही अच्छे तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के जो कंटेंट है वो आपको दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री है। दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आप इसका फायदा ले सकें, अपने दोस्तों मित्रों यारों को शेयर कर सकें। तो जो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल पहली बार आए हैं वो इससे सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों मित्रों यारों को बताओ कि हाँ यार ये चैनल जिन्होंने चैनल है जहाँ पर कंटेंट मिल रहे हैं मुझे, और एक कंटेंट हम स्लोली स्लोली बच्चा बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आप बोलेंगे कि सर पूरा बल्क है हमारे लिए जो एग्जाम होने वाली है, सेमेस्टर एग्जाम जो होने वाली है हमारी, जो अभी तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट चल रहा होगा मोस्ट ऑफ बच्चों का, और उसमें काफ़ी बच्चों ने बोला कि हाँ सर ये जो चैप्टर आपने पीछे लिया था फ्यूल वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मज़ेदार था। वैसे ही कोरोजन के भी चैप्टर के बच्चों की डिमांड थी तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। धीरे धीरे चैप्टर्स हमारे और आगे आते जाएंगे। आपको फायदा ये होगा कि यार कई सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आप कॉलेज में नहीं समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है, और वो इस यूट्यूब के चैनल की मदद से बच्चा आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। कमेंट कीजिए लेक्चर कैसा लग रहा है, चीज़ें कैसी मिल रही हैं, कंटेंट कैसे हो रहे हैं आपके, ठीक है, और कॉलेज में आपका यूनिट टेस्ट कौन सा कब से स्टार्ट हो रही है, सारी चीज़ें कमेंट कीजिए ताकि हम भी पढ़े, हम भी जरा देखें कि यार बच्चे हमसे कितना कनेक्टेड है। मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।